14 फरवरी 2019 ये वो दिन था जब जम्मू से श्रीनगर जा रहे सीआरपीएफ के एक काफिले पर पुलवामा में आदिल अहमद डार नाम के एक टेररिस्ट ने सुसाइड बॉम्बर बनकर हमला कर दिया, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए। लेकिन कैसे? यहाँ एक सवाल उठता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सीआरपीएफ के इस काफिले पर इतने बड़े टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया। क्या इसके पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार था या ये बीजेपी की तरफ से किया गया एक पॉलिटिकल स्टंट था 2019 के लोकसभा इलेक्शन को जीतने के लिए? दोस्तों, क्या है पुलवामा अटैक के पीछे की असली सच्चाई? कौन है इसका मास्टरमाइंड? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। सच्ची मुझे लग गया था कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ जाना निश्चित हो गया कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। मतलब एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के काकापुरा तहसील से। ये वही जगह थी जहां आदिल अहमद डार रहता था। वही आदिल जिसने पुलवामा अटैक में सुसाइड बॉम्बर का रोल निभाया था। मार्च 2018 में 19 साल की एज में ये अपना 12 बोर्ड देने वाला था। लेकिन ठीक एक महीने पहले फरवरी 2018 में आदिल इंडियन आर्मी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है। पुलिस ऑफिसर्स और प्रोटेस्टर्स के बीच हुए मुठभेड़ की वजह से कुछ पुलिस ऑफिसर्स डमी फायरिंग करते हैं, जिसमें आदिल के एक पैर में गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। दोस्तों, यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद आदिल के मन में इंडियन आर्मी और स्पेशल फोर्सेस के लिए नफरत पैदा हो गई। वो कैसे न कैसे करके इंडियन आर्मी से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने जैश-ए-मोहम्मद नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अगले 1 साल तक आदिल को अच्छे से ट्रेन किया गया और अब वो एक बड़े अटैक को अंजाम देने के लिए तैयार था। 13 फरवरी 2019 एक लड़का जम्मू श्रीनगर हाईवे पहुंचता है और एक ऊंची जगह से देखता है कि पूरे हाईवे पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। ये देखते ही वो लड़का तुरंत भागता है और एक घर में जाकर अपने साथियों से कहता है कि हाईवे की सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। जल्द ही सारी तैयारियां पूरी करो, कल काफिला आने वाला है। 20 साल के इस लड़के का नाम था शाकिर बशीर और ये जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप का एक मेंबर था। अगले दिन 14 फरवरी को दोपहर के लगभग 3 बजे शाकिर अपने एक साथी के साथ एक मारुति इको कार में 300 किलो एक्सप्लोजिव लेकर हाईवे की तरफ जाने के लिए निकलता है। दोस्तों, शाकिर का वो साथी और कोई नहीं बल्कि आदिल था, जिसने कुछ ही दिन पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की थी। वो दोनों झेलम नदी के एक पुल को पार करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां से श्रीनगर हाईवे दिख रहा था। शाकिर गाड़ी से बाहर निकलता है और आदिल के सामने खड़ा हो जाता है। आदिल के हाथ कांप रहे थे। वो अपने हाथ से घड़ी उतारता है और शाकिर को देते हुए कहता है कि ये मेरी आखिरी निशानी है, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी, मुझे दुआओं में याद रखना। ये कहकर वो गाड़ी में बैठता है और हाईवे की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, उसी दिन सुबह में जम्मू ट्रांजिट कैंप से सीआरपीएफ के जवानों का एक काफिला निकला था जिसे श्रीनगर जाना था। ये जवान कुछ दिन पहले ही श्रीनगर जाने वाले थे, लेकिन बर्फबारी की वजह से पूरा हाईवे बर्फ से ढक गया, जिसकी वजह से ये जा नहीं पाए। 14 फरवरी को जब बर्फ हटी तो इन्हें एक साथ रवाना किया गया। लगभग 78 व्हीकल्स का ये कॉन्वॉय सुबह के ठीक 3:30 बजे जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर की तरफ बढ़ता है। इस कॉन्वॉय में लगभग 2500 सोल्जर्स मौजूद थे। ये कॉन्वॉय यानी काफिला जैसे ही निकलता है वैसे ही एक स्लीपर सेल जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप तक इसकी खबर पहुंचा देता है। जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप के हेड मसूद अजहर ये खबर सुनते हैं और शाकिर और आदिल को बताते हैं कि तैयारी शुरू कर दो, काफिला निकल चुका है। और इस ऑर्डर को मानते हुए शाकिर और आदिल अपने कार में 300 केजी आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक एक्सप्लोजिव लेकर निकलते हैं। सीआरपीएफ के जवान लगभग 12 घंटों का सफर तय करते हैं और दोपहर के लगभग 3:30 बजे ये पुलवामा में एंटर करते हैं। आदिल भी उसी वक्त हाईवे के एक लिंक रोड से हाईवे में एंटर करता है और ठीक 3:37 पर ये सीआरपीएफ के कॉन्वे के 5वें बस से जाकर टकराता है और रिमोट का ट्रिगर दबा देता है, जिससे 300 किलो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाता है और हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, ये धमाका इतना तेज था कि आसपास के घर की खिड़कियां भी टूट गई थी। ये अटैक इंडिया पर होने वाले सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक में से एक था, जिसमें आदिल अहमद डार भी मारा गया था। इस धमाके में 40 जवान तो मारे गए ही थे, इनके अलावा 70 सीआरपीएफ जवान जो चौथी और छठी बस में बैठे थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोस्तों, आज भी कई लोगों का यही सवाल है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी ये हमला कैसे हुआ और आदिल 300 किलो एक्सप्लोजिव लेकर ऐसे खुलेआम कैसे घूमता रहा। क्या यह हमला सच में पाकिस्तान ने करवाया था या इसके पीछे किसी और का हाथ था? दोस्तों, 14 अप्रैल 2023 को दी वायर यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड होता है जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर एक सीनियर पॉलिटिशियन का इंटरव्यू ले रहे थे। वो पॉलिटिशियन थे सत्यपाल मलिक। इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री मोदी और पुलवामा अटैक के ऊपर कई चौंका देने वाले बयान देते हैं।
दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि सत्यपाल मलिक उत्तर प्रदेश स्टेट असेंबली के एक एमएलए रह चुके हैं। इसके अलावा वो एक बार लोकसभा के एमपी और 2 बार राज्यसभा के एमपी भी रह चुके हैं और साथ ही ये 4 स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, मेघालय और बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं पिछले 6 सालों में। दोस्तों 14 फरवरी 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ था उस वक्त भी सत्यपाल मलिक ही वहां के गवर्नर थे। सत्यपाल मलिक ने दी वायर को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा ये जो हमला हुआ है इसमें सरकार की गलती है, ये हमला हम लोगों की वजह से हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ऑफिसर्स ने होम मिनिस्ट्री से एयरक्राफ्ट की मांग की थी। टोटल में 5 एयरक्राफ्ट मांगे गए थे लेकिन होम मिनिस्ट्री ने एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने करण थापर को यह भी बताया कि जिस हाईवे से ये कॉन्वे गुजर रहा था उस हाईवे में 8 से 10 लिंक रोड थे और हर एक लिंक रोड पर कम से कम एक ऑफिसर या जिप्सी या फिर बैरिकेड ही सही कुछ तो जरूर होना चाहिए था, आम सिविलियंस को हाईवे में आने से रोकने के लिए और ऑफिसर्स की सेफ्टी के लिए। लेकिन नहीं, ये सारे लिंक रोड्स अनमैन्ड थे, मतलब कोई भी इंसान हाईवे पर आ जा सकता था। लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, ऑल ऑफ देम, कितने ऑलमोस्ट लिंक रोड थे आपको पता है? अराउंड 8-10 8-9 लिंक रोड जी। वो अनमैन्ड। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने कहा कि जिस दिन ये अटैक हुआ था उसी दिन इवनिंग में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहा कि ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते हैं तो ये नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री ने सत्यपाल मलिक को कहा कि तुम चुप रहो। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। सत्यपाल मलिक ने यह भी बताया कि यही बात उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल से भी कही थी, लेकिन उन्होंने भी सत्यपाल मलिक को चुप रहने के लिए कहा। ये कहने के बाद सत्यपाल मलिक ने तुरंत बोला कि मुझे ऐसा लग गया था कि अब सारा ओनर्स यानी अब इसकी सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली जाएगी। शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। इसके बाद करण थापर सत्यपाल मलिक से कहते हैं कि क्या ये सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड दैट विल हेल्प आवर इलेक्शन। इसके जवाब में सत्यपाल मलिक कहते हैं एग्जैक्टली, मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। दोस्तों करण थापर इसके बाद पूछते हैं कि क्या इस इंसिडेंट में पाकिस्तान का या फिर पाकिस्तानी टेररिस्ट का हाथ था या नहीं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मिलिटेंट्स और पाकिस्तानी तंजीम्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल? इसके जवाब में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि हाँ, इसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट का हाथ था, क्योंकि 300 किलो RDX इंडिया में इंटरनली नहीं जमा किया जा सकता है। ये एक्सप्लोजिव पाकिस्तान से ही थोड़ा थोड़ा करके इंडिया में लाया गया था। The amount of explosive was provided to that fellow that cannot be done internally. That was Pakistan only who arranged it. सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट का हाथ तो था ही, लेकिन इसमें हमारा भी फेलियर था कि ये गाड़ी 10-12 दिनों तक शहर में घूमती रही और वो भी एक्सप्लोजिव का इतना बड़ा अमाउंट लेकर, लेकिन फिर भी हम इसे लोकेट नहीं कर पाए। But the shameful thing was on our part also, मैं भी गलती मानता हूँ कि we could not locate, a car was running around in the villages with that kind of सारा विस्फोटक लेके घूम रहा। लगभग 300 किलो खा गया अखबारों में। हाँ, बहुत, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। कितने दिनों के लिए? मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो थी। दोस्तों फ्रंटलाइन के एक रिपोर्ट के मुताबिक अटैक से लगभग 1 महीने पहले ही गवर्नमेंट को सीक्रेट एजेंसी के थ्रू वार्निंग मिल गई थी कि एक बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है। इस रिपोर्ट में लिखा था कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 फरवरी 2019 तक सीक्रेट एजेंसी के थ्रू 11 बार अटैक की वार्निंग मिली, लेकिन इस दौरान सरकार सोती रही और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फ्रंटलाइन मैगजीन के मुताबिक सीक्रेट एजेंसीज और गवर्नमेंट को यह पता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय पर कोई बड़ा हमला होने वाला है। वो ये जानते थे कि जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप का एक टेररिस्ट कमांडर मुदस्सिर अहमद खान अपने 4 साथी उमर फारूक, आदिल अहमद डार, हांजिला जिहादी और शाकिर बशीर के साथ एक सुसाइड अटैक की तैयारी कर रहा है। एजेंसीज को ये मालूम था कि मुदस्सिर अहमद खान जनवरी के लास्ट वीक में मिडोरा और तराल के आसपास के इलाके में कहीं हैं, लेकिन फिर भी एजेंसीज और गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। दोस्तों मुदस्सिर अहमद खान जनवरी के लास्ट वीक में जिन इलाकों में घूम रहा था उसी इलाके में 14 फरवरी के दिन पुलवामा अटैक को अंजाम दिया गया और ये मुदस्सिर अहमद खान ही इस पूरे अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड था। फ्रंटलाइन मैगजीन के मुताबिक हमले से ठीक एक दिन पहले यानी 13 फरवरी को भी सीक्रेट एजेंसीज के थ्रू वार्निंग मिली थी कि सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर जैश ए मोहम्मद ग्रुप के टेररिस्ट के द्वारा एक बड़ा हमला किया जा सकता है। इस इंटेलिजेंस इनपुट को जम्मू एंड कश्मीर के DCP से लेकर IGP तक शेयर किया गया। इस वार्निंग में ये सलाह दी गई थी कि सोल्जर्स अलर्ट रहें, लेकिन फिर भी अगले दिन 14 फरवरी को CRPF के कॉन्वॉय को रवाना कर दिया गया। दोस्तों अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या इसे सरकार की लापरवाही मानी जानी चाहिए
क्योंकि 11 वार्निंग्स के बाद भी सरकार ने इस काफिलों को नहीं रोका। आमतौर पर 1-2 वार्निंग भी मिलती है तो किसी भी बड़े मिलिट्री कॉन्वॉय को बाय रोड नहीं भेजा जाता, लेकिन इस बार इस कॉन्वॉय को एक बार भी रोका नहीं गया। दोस्तों, इस हमले में सरकार और सीक्रेट एजेंसीज की बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इलेक्शन कैंपेन में कहते हैं, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस इंसिडेंट के पीछे सरकार की गलती नहीं थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको जानना है कि एक लालच की वजह से एक इंसान की पूरी जिंदगी नर्क कैसे बन गई, तो राइट वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। जय हिंद।